जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैनेजर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कारोबारी लहजे में कहा। ये क्लब वैसे तो गुंडों और बदमाशों की आमाज का लगता है, लेकिन आपकी शख्सियत इनसे बेहद मुख्तलिफ है। इसकी क्या वजह है? किसी मजबूरी की वजह से यहाँ काम कर रहे हैं, सदीकी ने कहा। तो मैनेजर बेबसी के अंदाज में हंस पड़ा। जी हाँ, मुझे भारी मुआवजा मिलता है जनाब, मैनेजर ने जवाब दिया। सदीकी उसके जवाब से ही समझ गया कि वो किस मजबूरी के तहत काम कर रहा है। ओके, अब आप ये बता दें कि रसाल्डन कहाँ मिल सकता है, सदीकी ने कहा। तो मैनेजर चौंक पड़ा। आप चीफ रसाल्डन के बारे में पूछ रहे हैं? इस क्लब के मालिक के बारे में, मैनेजर नाथन ने होंठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, कि उसके बारे में पूछना जुर्म है जो आप इस कदर हिचकिचा रहे हैं, सदीकी ने कहा। ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल उनसे मिलने बहुत कम लोग आते हैं और वैसे भी वो किसी से नहीं मिलते। लेकिन आप नाराज से हैं इसीलिए मैं पूछता हूँ, लेकिन अगर क्लब के सिलसिले में आए हैं तो मुझे बता दें, आपका काम हो जाएगा, मैनेजर ने कहा। काम तो क्लब के बारे में है, लेकिन बात रसाल्डन से ही हो सकती है, सदीकी ने कहा। तो मैनेजर ने इस बात में सर हिलाते हुए सामने पड़े हुए 4 रंगों के फ़ोनों में से स्याह रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से यके बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। नाथन बोल रहा हूँ चीफ, यहाँ मेरे पास 4 साहिबान तशरीफ़ लाए हैं। उनके लीडर का नाम मार्कस है और उसका कहना है कि वो नाराग से तशरीफ़ लाए हैं और आपसे क्लब के सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं, मैनेजर नाथन ने कहा। सर, उनकी तादाद 4 है और एग्रीमेंट है जनाब, मैनेजर नाथन ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा। यस सर, मैनेजर ने कहा। फिर रिसीवर उसने सदीकी की तरफ बढ़ा दिया। चीफ से आप खुद बात करने जनाब, मैनेजर नाथन ने कहा। हेलो, मार्कस बोल रहा हूँ, सदीकी ने क्रीमियन लहजे में कहा। रसाल्डन बोल रहा हूँ, आपने मुझसे किस सिलसिले में मिलना है? दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। एक कारोबारी सिलसिले में, हमारा ताल्लुक नाराग के डस्ट सिंडिकेट से है, सदीकी ने कहा। ओ अच्छा ठीक है, आप रिसीवर मैनेजर नाथन को दें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया तो सदीकी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर मैनेजर नाथन की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, मैनेजर नाथन ने कहा। ठीक है सर, दूसरी तरफ से बात सुनकर मैनेजर नाथन ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। टोनी, इन साहिबान को चीफ के ऑफिस में ले जाओ, मैनेजर नाथन ने कहा। आइए जनाब, नौजवान ने कहा। तो सदीकी और उसके साथी उठ खड़े हुए। सदीकी ने मैनेजर का शुक्रिया अदा किया और फिर उसके पीछे वापस हॉल में आए। फिर उन्हें एक लिफ्ट की तरफ बढ़ जाने का नौजवान ने इशारा किया। नौजवान ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर जाने का कहा। आखिर में वो भी अंदर आया और उसने दरवाजे के साथ लगे हुए बटनों को प्रेस किया तो लिफ्ट तेज़ी से नीचे उतरती चली गई। सदीकी और उसके साथी समझ गए कि रसाल्डन का ऑफिस नीचे किसी तहखाने में है। कुछ देर बाद लिफ्ट रुक गई। इस नौजवान ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। सदीकी और उसके साथी भी बाहर आ गए। ये एक हॉल नुमा कमरा था जहाँ जुए की मेज़ें लगी हुई थी और वहाँ बड़े भरपूर अंदाज में जुआ खेला जा रहा था। हॉल में 10 के करीब मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। उन्हें ले आने वाला नौजवान उन्हें राहदारी में ले आया जिसके आखिर में एक दरवाज़ा था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। तशरीफ़ ले जाइए, नौजवान ने कहा। तो सदीकी सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसके साथी भी थे, लेकिन ये ऑफिस खाली पड़ा हुआ था। सबसे आखिर में वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आप तशरीफ़ रखें, मैं चीफ को इत्तला देता हूँ, नौजवान ने कहा और मेज़ पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। टोनी बोल रहा हूँ चीफ, मैनेजर नाथन ने 4 साहिबान को आपके ऑफिस में पहुँचाने का कहा था। ये साहिबान अभी यहाँ मौजूद हैं, टोनी ने कहा। ये सर, दूसरी तरफ से बात सुनकर नौजवान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चीफ अभी आ रहे हैं, आप क्या पीना पसंद करेंगे? नौजवान ने कहा। कुछ नहीं, सदीकी ने जवाब दिया। तो नौजवान वापस मुड़ा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक नौजवान और मुस्कुराती हुई खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। मेरा नाम रीना है, इस लड़की ने मुस्कुराते हुए सदीकी और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा और खुद मेज़ के पीछे जाकर इत्मीनान से बैठ गई। मगर सदीकी ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, मगर क्या मैं वाकई रीना हूँ, इस क्लब की मालिक? लड़की ने कहा। लेकिन हमारा तो ख्याल था कि रसाल्डन मालिक है, सदीकी ने कहा। ओ तो आप मिस्टर रसाल्डन से मिलना चाहते हैं? ठीक है, मैं उसे भिजवाती हूँ, लड़की ने कहा और उठकर तेज़ी से मुड़ी और बाहर चली गई जिससे वो वापस आई थी। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर मार्कस? नोमानी ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि सदीकी कोई जवाब देता, एक बार फिर दरवाज़ा खुला और एक लंबे का दुर्भारी जिस्म का आदमी जिसके जिस्म पर जीन्स और जैकेट थी अंदर दाखिल हुआ। वो वाकई अपने अंदाज से गुंडा और बदमाश दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वो इत्मीनान से आकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम रसाल्डन है, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम मार्कस है और ये मेरे साथी हैं और हमारा ताल्लुक नाराग के डस्ट सिंडिकेट से है, सदीकी ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और तुम इसलिए यहाँ आए हो कि मुझसे मिसाइल लेबॉर्ट्री का महल वकूअ मालूम कर सको। रसाल्डन ने इंकशाफ करने वाले अंदाज में कहा। ये बात तुम्हें किसने बताई है? सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। सलाकिया सीक्रेट सर्विस के एजेंट नाइफ ने। तुम्हारे साथ एक औरत और एक मर्द नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ मुझ तक पहुँच गए हो, वरना वहीं हॉल ही में तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता। अलबत्ता अब तुम खुद बताओगे कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, रसाल्डन ने कहा। तो सदीकी ने बेइख्तियार उठना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये महसूस करके चौंक पड़ा कि उसके दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं से चिपके हुए थे। ये क्या हो गया है? सदीकी ने चौंक कर कहा। तो रसाल्डन बेइख्तियार हंस पड़ा। अब तुम मेरी मर्जी के बगैर हरकत ना कर सकोगे। अभी रीना आई थी, वो तुम्हें चेक करने आई थी और उसने मुझे बताया
कि तुम्हारे चेहरों पर मास्क मेकअप है, वो मेकअप पहचानने में माहिर है। उसने ही मेज़ के किनारे पर मौजूद बटन को प्रेस करके कुर्सियों को तुम्हारे लिए मैग्नेट बना दिया है, रसाल्डन ने तफसील बताते हुए कहा, और साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल भी निकाल लिया। ओके, अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, ताकि उनकी आमद तक तुम्हें जिंदा रखा जाए, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें हला करके लाशें नाइफ को भिजवा दी जाएंगी, और जब तुम्हारे साथी आएंगे तो उन्हें भी इसी तरह कवर कर लिया जाएगा, रसाल्डन ने कहा। क्या तुम्हारा ताल्लुक भी इस्लाकिया सीक्रेट सर्विस से है? सदीकी ने कहा, नहीं, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ कि लेबॉर्ट्री यहूदियों के मफादात व वास्ता हैं, और मैं भी यहूदी हूँ और इसराइल का एजेंट भी हूँ, रसाल्डन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब जाहिर है तुमने हमें हलाक कर ही देना है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि लेबॉर्ट्री का मोहल्ले वकूफ़ क्या है? सदीकी ने कहा तो रसाल्डन बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम इस हालत में भी पूछ रहे हो, क्या मतलब? क्या तुम मैग्नेट से आज़ादी हासिल कर चुके हो? लेकिन कैसे? रसाल्डन ने चौंक कर उठते हुए कहा। हम तो वैसे ही चिपके हुए हैं। मैं तो ये सब कुछ सिर्फ अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए पूछ रहा हूँ, ताकि मरने से पहले हमें तसल्ली रहे कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे हैं, सदीकी ने कहा तो रसाल्डन हंस पड़ा। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, अलबत्ता मशीन पिस्टल उसके हाथ में था। तो मशरिकी लोग वाकई अजीब हो, लेकिन एक शर्त पर बता देता हूँ कि तुम भी जवाब में अपने दोनों साथियों के बारे में बता दोगे, रसाल्डन ने कहा। हाँ ठीक है, बताओ, सदीकी ने कहा। नहीं, पहले तुम बताओ, और ये सुन लो कि जब वो दोनों भी पकड़े जाएंगे तब मैं तुम्हें लेबॉर्ट्री के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने हलफ दिया हुआ है, और हलफ की वजह से मैं नाइफ को भी हदूद अरबा नहीं बता सका। तुम्हें इसीलिए बता दूंगा कि तुमने बहरहाल हलाक हो जाना है, रसाल्डन ने कहा। वो भी तुम्हारे क्लब आएंगे, वो हमसे लहता यहाँ पहुँचेंगे, सदीकी ने कहा। ओके, फिर तुम यहीं रहो, जब वो यहाँ आएंगे तो फिर बात होगी, रसाल्डन ने कहा, और उठकर तेजी से मुड़ा और दरवाजे के अंदर चला गया। ये क्या हो गया? ये तो हम वाकई फंस गए, नुमानी ने कहा। ये कुर्सियाँ लोहे की हैं, लेकिन इन पर पेंट ऐसा किया गया है कि प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगती हैं, सदीकी ने कहा। लेकिन हमारे जिस्मों पर तो लिबास है, फिर हमारे जिस्म कैसे यहाँ चिपक सकते हैं? जोहान ने कहा। मालूम नहीं, बहरहाल अब हमें इस हालत से निजात हासिल करनी होगी, सदीकी ने कहा। जैसे तुम कहो तो मैं कोशिश करूँ, हावर ने कहा। तो सब चौंक पड़े। कोई तरकीब तुम्हारे जहन में है? सदीकी ने कहा। हाँ, बड़ी आसान सी तरकीब है, अगर कामयाब हो गई तो, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरे लम्हे वो यकलहत उछल कर खड़ा हो गया। उसके सारे साथियों से इस तरह हैरत से देखने लगे जैसे वो कोई शोबदाबाज हो और वो सब स्कूल के तालिबे इल्म हो। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ ये? सब ने बैक आवाज़ होकर कहा। और हावर उन्हें कोई जवाब देने के बजाय बिजली किसी तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिस दरवाजे में रसाल्डन गायब हुआ था। फिर उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई तो रसाल्डन उसके कंधे पर लदा हुआ था, वो बेहोश था। हावर ने उसे कुर्सियों के सामने कालीन पर डाल दिया और खुद तेजी से मुड़ा, और जाकर उसने मेज़ के किनारे पर मौजूद बहुत से बटन यके बाद दीगरे सब प्रेस कर दिए, और दूसरे लम्हे सदीकी और उसके साथी बेख्तियार उछल कर खड़े हो गए। तुम कैसे रहा हो गए थे, पहले ये बताओ, सदीकी ने कहा। मैं चिपका ही नहीं था, शायद वो लड़की मेरी कुर्सी का बटन प्रेस करना भूल गई थी, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब हंस पड़े। इसे कहाँ से उठा लाए हो, सदीकी ने कहा। ये अंदर कमरे में इस लड़के के साथ खुशफेलियों में मसरूफ़ था। इस लड़की ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसको बेहोश करके यहाँ ले आया हूँ। मुझे दरअसल खतरा था कहीं ये अचानक यहाँ ना आ जाए, हावर ने कहा। अब इससे अगर पूछगिछ करना पड़ेगी, सदीकी ने कहा। अगर तुम चाहो तो इसे यहाँ से निकाला जा सकता है। जिस कमरे में लोग मौजूद थे वहाँ से एक रास्ता क्लब की एक भी तरफ निकलता है, हावर ने कहा। ठीक है, उठाओ इसे, लेकिन हमारी कार तो सामने के रुख पर है, सदीकी ने कहा। इसे लेकर आओ, मैं कार अकबी तरफ से निकालता हूँ, हावर ने कहा। सदीकी ने जेब से चाबी निकाल कर उसको दे दी। फिर उसने झुककर बेहोश पड़े हुए रसाल्डन को उठाया और उसे कंधे पर लादा, और फिर वो सब अंदर की तरफ बढ़ते चले गए। नाइफ अपनी नई रहायशगाह के कमरे में बैठा हुआ था। उसके आदमी ना सिर्फ कान सिंह में बल्कि रसाल्डन क्लब में भी मौजूद थे। उसे 100% यकीन था कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस लामहला रसाल्डन से लेबॉर्ट्री का मोहल्ले को मालूम करने की कोशिश करेगी। अब तो दो सूरतें हो सकती थी, एक तो ये कि वो रसाल्डन के आदमियों के हाथों मारे जाएं, और दूसरी सूरत ये कि वो रसाल्डन तक पहुंच जाएं और उसे मोहल्ले वकूफ़ मालूम कर लें। इसलिए दोनों सूरतों में उसने बंदोबस्त कर रखा था। पहली सूरत में तो मामला ही ख़त्म हो जाता और वो इन लोगों की लाशें ले जाकर चीफ थॉमसन के सामने रख देगा, और दूसरी सूरत में अलबत्ता इमरान को मोहल्ले वकूफ़ मालूम हो जाएगा और वो खुद अपने साथियों समेत लेबॉर्ट्री पहुंच जाएगा, और फिर जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे वो इनका खात्मा कर देगा। इसके लिए उसने रसाल्डन के असिस्टेंट को कह दिया था कि जिसने रसाल्डन के ऑफिस में बाकायदा स्पेशल SS1 नस्ब कर दिया था, और फ़ोन की भी चेकिंग हो रही थी, लेकिन किसी तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। और नाइफ बैठा ये सोच रहा था कि अब तक कोई ना कोई रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी। कियान उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बाज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। नाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ ने तेज़ लहजे में कहा। रसाल्डन क्लब से बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से तशवीश से पूरा आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, क्या कोई खास बात हो गई है? नाइफ ने चौंक कर कहा। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के 4 अफराद रसाल्डन क्लब में आए, चूँकि हमें यही बताया गया था कि वो ग्रुप एक औरत और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ किसी ने उनसे कुछ न कहा। उन्होंने पहले मैनेजर नाथन से मुलाकात के लिए कहा, चनाचे काउंटर पर उन्हें मैनेजर नाथन के पास भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने मैनेजर नाथन से मुलाकात की तो नाथन ने चीफ रसाल्डन से कहकर उन्हें स्पेशल ऑफिस भिजवाने का कह दिया, और ये लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ चीफ रसाल्डन की गर्लफ्रेंड रीना मौजूद थी। रीना मेकअप की माहिर है। उसने चेक कर लिया कि ये 4 अफराद मेकअप में है, चुनाचे उसने कुर्सियों का बटन ऑन कर दिया। इसके बाद चीफ रसाल्डन उनसे मिला। वहाँ ये सामने आए कि इनके बाकी 2 साथियों भी यहाँ पहुँचने वाले हैं।
चीफ उन्हें इस तरह कुर्सियों से चिपका छोड़कर रीना के पास चला गया, चूँकि जब मैं एक ज़रूरी काम की वजह से अपने ऑफिस से बाहर आया, इसलिए जब मैं वापस आया और मैंने चेकिंग शुरू की तो मालूम हुआ कि सारे नोटिस में ये मेरी बातें आ गई। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि रीना को उसके कमरे में हलाक कर दिया गया है, उसकी गर्दन तोड़ दी गई है और वो चारों चीफ रसाल्डन समेत गायब है। अकबी तरफ का रास्ता खुला हुआ है, ब्रॉकेट ने कहा तो नाइफ बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? क्या वो रसाल्डन को क्लब से अगवा करके ले गए हैं? नाइफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ, और अब पूरे क्लब में खलबली मची हुई है। मैं पूरे काउंसिल में चीफ की तलाश का हुक्म दे दिया है। जैसे ही ये लोग मिले मैं आपको इत्तला कर दूंगा। ब्रॉकेट ने कहा, क्या तुमने मालूम किया है कि वो किस कार में आए थे? नाइफ ने कहा, ओ नहीं जनाब, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ब्रॉकेट ने जवाब दिया, मालूम करके मुझे फ़ोन पर बताओ, मैं उन्हें खुद तलाश करूंगा। मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। नाइफ ने कहा, ठीक है, मैं भी 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। ब्रॉकेट ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो नाइफ ने रिसीवर रख दिया। अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। अब ये मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हैरत है, रसालन जैसे आदमी को उन्होंने इस अंदाज में क्लब से अगवा कर लिया कि क्लब में मौजूद सैकड़ों मुसल्लह अफराद को खबर ही ना हुई। नाइफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर 4 मिनट बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो नाइफ ने रिसीवर उठा लिया। नाइफ बोल रहा हूँ। नाइफ ने कहा, ब्रॉकेट बोल रहा हूँ जनाब, इस कार का पता चल गया है जिसमें ये चारों अफराद आए थे। ब्रॉकेट ने कहा, क्या तफसील है इसकी? नाइफ ने पूछा तो ब्रॉकेट ने कार का नंबर, मॉडल और कलर वगैरह की तफसील बता दी। ठीक है, नाइफ ने कहा और क्रैडल दबाकर उसने टून आने पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं सराग से चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस से बोल रहा हूँ। नाइफ ने कहा, यह सर। दूसरी तरफ से इस बार मोतबाना लहजे में कहा गया, एक कार का नंबर बता रहा हूँ, इस बारे में बताएं कि किसके नाम रजिस्टर्ड है। नाइफ ने कहा और साथ ही उसने ब्रॉकेट का बताया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर दोहरा दिया। होल्ड करें जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद दोबारा आवाज़ सुनाई दी। यस। नाइफ ने कहा, जनाब, कंप्यूटर के मुताबिक आखिरी बार ये कार कान सिंह के सिंडिकेट के नाम रजिस्टर कराई गई थी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके शुक्रिया, नाइफ ने कहा और इसके साथ उसने एक बटन दबा दिया और फिर टून आने पर उसने एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, बिग प्रॉपर्टी डीलर का नंबर दें। नाइफ ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। नाइफ ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। बिग प्रॉपर्टी डीलर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, पुलिस चीफ ऑफिस से बोल रहा हूँ। नाइफ ने सख्त लहजे में कहा, ये सर, हुक्म फरमाए। दूसरी तरफ से कहा गया, कार आपकी फर्म के नाम रजिस्टर्ड है, मुझे ये मालूम करना है कि कार इस वक्त कहाँ है और किसकी तहवील में है। नाइफ ने कहा, होल्ड करें, मैं आपकी बात मैनेजर साहब से करवा देती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो मैनेजर, रफ़ी बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मैं पुलिस चीफ ऑफिस से बोल रहा हूँ। नाइफ ने एक बार फिर कहा, ये सर, हुक्म फरमाए। दूसरी तरफ से इस बार मोतबाना लहजे में कहा गया, एक कार आपकी फर्म के नाम रजिस्टर्ड है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कार इस वक्त कहाँ है और किसकी तहवील में है। नाइफ ने कहा, कौन सी कार जनाब? मैनेजर ने चौंक कर पूछा तो नाइफ ने कार के बारे में तफसीलात बता दी। ये सर, होल्ड करें, मैं मालूम करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और फ़ोन पर खामोशी छा गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। यस। नाइफ ने कहा, जनाब, ये कार हमारी कोठी सैटेलाइट टाउन नंबर 18 में किराएदारों को दी गई है, लेकिन जनाब पुलिस ऑफिस क्यों इस बारे में मालूम कर रहा है? क्या कोई गड़बड़ है जनाब? दूसरी तरफ से कहा गया, पहले आप किराएदारों के बारे में तफसील बता दें, फिर आपको इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। नाइफ ने कहा, जनाब, कैश सिक्योरिटी पर यह कोठी मिस्टर माइकल ने हासिल की है और 2 कारें भी हैं। मैनेजर ने कहा, ओ अच्छा, दूसरी कार का क्या नंबर है और क्या तफसीलात हैं? नाइफ ने पूछा तो दूसरी तरफ से तफसीलात बता दी गई। अच्छा ठीक है, मैं अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस कार के बारे में सराग पुलिस हेडक्वार्टर से मालूमात तलब की गई हैं, वहाँ से मालूम हो सकेगा कि असल मसला क्या है, लेकिन आप ये बता दें कि अगर आपने अपने किराएदारों को इस बारे में कोई टिप दी तो फिर आप जानते हैं कि आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। नाइफ ने कहा, ये सर, आप बेफिक्र रहें सर, अगर आप कहें तो हम इन किराएदारों को कोठी खाली करने का नोटिस दे दें। मैनेजर ने कहा, और नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने उन्हें किसी किस्म की इत्तला नहीं देनी। नाइफ ने कहा, ये सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो नाइफ ने रिसीवर रखा और तेज़ी से उसने मेज़ पर पड़ा हुआ एक तरफ ट्रांसमीटर उठाया और उस पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो नाइफ कॉलिंग ओवर। नाइफ ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, मैं हैम्फरे बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, हैम्फरे, तुम स्मिथ के साथ सैटेलाइट टाउन की कोठी नंबर 18 पहुँच जाओ और बाकी तमाम साथियों को एक कार की तलाश पर लगा दो और जहाँ भी ये कार मौजूद हो उसकी निगरानी कराओ, ओवर। नाइफ ने कहा, यस बॉस, क्या तफसील है इस कार की, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो नाइफ ने वो तफसील बता दी जो उसे प्रॉपर्टी सिंडिकेट के मैनेजर ने बताई थी। ओके बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं हूँ सैटेलाइट टाउन पहुँच रहा हूँ, पहले चौक पर रुक जाना, ओवर एंड ऑल। नाइफ ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो तेज़ी से उठा और दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर कामयाबी के तासुरात नुमायां थे। इमरान जूलियस समेत कंट्रेरी क्लब के हॉल में मौजूद था। इमरान ने मालूम कर लिया था कि होटल का मैनेजर टाइलर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, वो किसी काम से गया हुआ था, इसीलिए ऑफिस बंद था। वैसे ही ऑफिस राहदारी में था।
वहाँ से हॉल में से गुजरकर ही कोई बाहर जा सकता था, इसीलिए इमरान जूलिया के साथ हॉल की इस मेज़ पर बैठ गया जहाँ वो इस राहदारी से बाहर आने वालों को अच्छी तरह चेक कर सकता था। क्या ये ज़रूरी है कि वो इस रास्ते से ही आएगा? जूलिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस के अरकान ने जब वहाँ हंगामा करना है तो उससे जान बचाने के लिए फ़रार होना पड़ेगा और फ़रार होने का रास्ता यही है, इमरान ने कहा। इमरान ने एप्पल जूस मंगवा लिए थे और वो दोनों अब यहाँ इसे सिप करने में मसरूफ़ थे। यहाँ से रसाल्डन क्लब कितनी दूर है? जूलिया ने कहा, दूर नहीं है, इस इमारत के साथ मुल्हिका है। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्हें वहाँ बैठे तकरीबन 1 घंटा गुजर गया तो इमरान के चेहरे पर तशवीश के तासुरात फैलने लगे। अब तक कोई हंगामा नहीं हुआ, क्या मतलब? इमरान ने कहा, लेकिन अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि मेन गेट से एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। इमरान तेज़ी से उठकर काउंटर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि आने वाले के अंदाज से ही वो समझ गया था कि वो कोई हाथ खबर लेकर आया है और इमरान इस बारे में तफसील जानना चाहता था। अलबत्ता काउंटर के करीब पहुंचकर वो झुका और उसने अपने बूट के तस्मे खोलकर उन्हें दोबारा बांधना शुरू कर दिया। गदब हो गया सुनो रॉलिफ, गदब हो गया। चीफ रसाल्डन को अगवा कर लिया गया है, इस आदमी ने काउंटर पर खड़े हुए आदमी से कहा तो वो आदमी बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ओ कैसे? काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा। 4 अफराद ने उन्हें अगवा किया है। वो चीफ के स्पेशल ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने रीना को हला कर दिया और चीफ समेत गायब हो गए और तुम पुलिस को इत्तला कर दो, आने वाले ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया तो इमरान भी सीधा हुआ और वापस अपनी मेज़ पर आ गया। जूलिया सदीकी और इसके साथियों ने हैरत अंगेज काम दिखाया है, इमरान ने करीब जाकर कहा और इसके साथ ही उसने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर वेटर के हाथ पर रखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ है? क्या कह रहे हो तुम? बाहर आकर जूलिया ने पूछा तो इमरान ने उसे आदमी की दी हुई इत्तला की तफसील बता दी। लेकिन वो खुफिया रास्ता तो यहाँ से बाहर जाता है, फिर वो उसे कहाँ से लेकर गए होंगे? जूलिया ने कहा। वो दोनों अब कार की तरफ बड़े चले जा रहे थे। ये तो उनसे मुलाकात पर ही मालूम हो सकेगा कि उन्होंने क्या किया है कि पूरे क्लब की आंखों में धूल झोंक कर वो उसको ले जाने में कामयाब हो गए हैं, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। क्या अब तुम वापस कोठी पर जा रहे हो? जूलिया ने कहा। जाहिर है वो इसे वहीं लेकर गए होंगे, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो सैटेलाइट टाउन में इस कोठी तक पहुंच गए जहां उनकी रहाइश गाह थी। इमरान ने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो कोठी का फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर ले गया। उसने कार पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतर आया। फाटक खोलने वाला जोहान था। अरे सुना है तुम लोगों ने जादू सीख लिया है, रसाल्डन को उसके क्लब से इस तरह अगवा करके लेकर आए हो कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो सके, इमरान ने कार से उतरते ही कहा तो फाटक बंद करके वापस आता हुआ जोहान बेइख्तियार हंस पड़ा। हम सब तो आपके शागिर्द हैं इमरान साहब, जोहान ने कहा। और फिर वह जूलिया और इमरान समेत कोठी के तहखाने में पहुंच गए जहां वाकई रसाल्डन एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ मौजूद था और सदीकी समेत बाकी साथी भी वहां मौजूद थे। रसाल्डन की हालत बेहद खराब नजर आ रही थी, उसके पूरे जिस्म पर जख्म थे और एक आंख भी निकाल दी गई थी। अलबत्ता उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और वो बेहोश था। क्या हुआ? क्या इसने कुछ बताया है या नहीं? इमरान ने उसकी हालत देखकर तशवीश भरे लहजे में कहा। हादसा सच जान साबित हुआ है। बहरहाल इसने बता दिया है कि लेबॉर्ट्री कांसिंग के मशहूर संती इलाके हार्ले में है और बज़ाहिर वो टेलीफोन बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन नीचे मिसाइल लेबॉर्ट्री है, पर इससे ज़्यादा ये नहीं जानता, सदीकी ने कहा। तुम इसे यहाँ तक कैसे लेकर आए हो? इमरान ने कहा। तो सदीकी ने पूरी तफसील बता दी। हाँ मैं वहाँ कंट्रेरी क्लब में बैठे मक्खियाँ मारते रहे, अब इसे होश में लेकर आओ ताकि इससे मजीद तफसीली पूछगिछ हो सके, इमरान ने कहा। ये मजीद कुछ नहीं जानता इमरान साहब, वरना लाजमन बता चुका होता, सदीकी ने कहा। तुम इसे होश में तो लेकर आओ, इमरान ने कहा। तो सदीकी ने आगे बढ़कर उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो सदीकी पीछे हटकर खड़ा हो गया। इस पर हादसा तशद्दुद किया गया है, जूलिया ने कहा। इसके बगैर ये जुबान ही नहीं खोल रहा था, सदीकी ने कहा। रसाल्डन ने कराहते हुए एक आंख खोल दी, उसकी गर्दन सीधी हो गई थी और उसके मुंह से मुसलसल कराहें निकल रही थीं। रसाल्डन लेबॉर्ट्री का इंचार्ज कौन है? इमरान ने रुक कर कहा। लेबॉर्ट्री? कौन सी लेबॉर्ट्री? रसाल्डन ने रुक कर कहा। मिसाइल लेबॉर्ट्री, इमरान ने कहा। नहीं मालूम, मुझे गोली मार दो, अब मेरे जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। काश मैं बाकी 2 आदमियों के इंतजार में ना बैठता तो तुम रसाल्डन को इस तरह अगवा ना कर सकते थे, रसाल्डन ने कहा। सुनो रसाल्डन, हमें लेबॉर्ट्री से कुछ नहीं लेना और ना ही हम उसे तबाह करना चाहते हैं, हम इस फार्मूले की कॉपी लेने वापस आए हैं जो पाकिशिया से चुरा कर यहाँ लाई गई है। अगर तुम ये कॉपी वापस कर दो तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में हम इस लेबॉर्ट्री को भी तबाह कर देंगे, इमरान ने कहा। तो रसाल्डन बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? क्या तुम लेबॉर्ट्री को तबाह नहीं करोगे? रसाल्डन ने कहा। अगर स्लाकिया या इसराइल स्टार मिसाइल तैयार करा ले तो पाकिशिया को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिशिया के हुकाम इस फार्मूले की कॉपी में दिलचस्पी रखते हैं जो वहाँ से चुराई गई है, इसलिए हमें सिर्फ कॉपी चाहिए, जबकि हमें यह भी मालूम है कि इसकी कॉपी की अब तक सैकड़ों कॉपियाँ की जा चुकी होंगी, लेकिन तुम हुकूमतों के मामला समझते हो, इसकी सुई एक जगह पर अटक जाती है, इमरान ने कहा। और ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कॉपी ला दूंगा, मेरा वादा रहा, रसाल्डन ने कहा। हमें यकीन दिलाओ कि तुम ऐसा कर सकते हो, इमरान ने कहा। यकीन करो, मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ, लेबॉर्ट्री इंचार्ज को जैसे मैं कहूँगा वो वैसे ही करेगा, वो मेरा इस मामले में इसराइली हुकूमत की तरफ से पाबंद है, रसाल्डन ने कहा। लेकिन मैंने तो सुना है कि साइंसदान काफिरिस्तानी है, इमरान ने कहा। काफिरिस्तानी भी हैं, लेकिन इंचार्ज डॉक्टर हिल्टन है, रसाल्डन ने जवाब दिया।
ओके, फिर तुम पहले इस बात को कंफर्म कराओ कि वाकई तुम्हारा ताल्लुक हिल्टन से है। इसका फ़ोन नंबर बताओ, मैं फ़ोन पर तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। इमरान ने कहा तो रसाल्डन ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन ये सुन लो कि तुम चाहे मेरे टुकड़े क्यों ना कर दो, मैं तुम्हें लेबॉर्ट्री का मोहल्ले वकूअ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस सिलसिले में हुसूसी हलफ ले रखा है। अलबत्ता फ़ोन पर मैं तुम्हारे सामने बात कर लेता हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ सके। इसके बाद तुम मुझे आज़ाद कर देना, मैं वादा करता हूँ कि कॉपी तुम तक पहुँच जाएगी। रसाल्डन ने कहा, हमें मोहल्ले वकूअ पूछने की ज़रूरत नहीं है रसाल्डन, जब हमारा काम हो रहा है तो हमें पेड़ गिरने से क्या मतलब। इमरान ने कहा, और इसके साथ उसने एक तरफ मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन पीस उठाकर इस मेज़ पर रख दिया जो रसाल्डन के करीब थी। अब नंबर बता दो, इमरान ने कहा तो रसाल्डन ने नंबर बता दिया। इमरान ने रिसीवर उठाकर रसाल्डन के बताए हुए नंबर प्रेस किए और आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फिर रिसीवर सदीकी की तरफ बढ़ा दिया। सदीकी ने रिसीवर इमरान के हाथ से लेकर रसाल्डन के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रसाल्डन क्लब से रसाल्डन बोल रहा हूँ, डॉक्टर हिल्टन से बात कराएं। रसाल्डन ने कहा, स्पेशल कोड। दूसरी तरफ से खुश्क लहजे में कहा गया 01। रसाल्डन ने जवाब दिया, ओके होल्ड करें। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरे लहजे में कहा गया, हेलो डॉक्टर हिल्टन बोल रहा हूँ, क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब किया है तुमने। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा कदरे तलह था। डॉक्टर हिल्टन, क्या हुआ है, आप गुज़िश्ता हफ्ते मामूल के मुताबिक नहीं आए। रसाल्डन ने कहा, मैं तकरीबन फारिग था क्योंकि लेबॉर्ट्री में मशीनरी नस्ब की जा रही थी, लेकिन अब चूँकि फार्मूला भी पहुँच गया है और मशीनरी भी नस्ब है, इसलिए अब मैं मसरूफ़ हो गया हूँ, इसलिए अब तवील अरसे तक क्लब ना आ सकूंगा। डॉक्टर हिल्टन ने जवाब दिया, अगर इसराइल से कोई हाथ हुक्म आ गया हो तो फिर कैसे बात की जा सकती है। फ़ोन पर रसाल्डन ने कहा, फ़ोन पर ज़ाहिर है और कैसे रब्ता हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वक्त निकाल कर क्लब आ सकूं। बहरहाल फ़िलहाल तो चंद रोज़ में ऐसा मुमकिन नहीं है और आप भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो सदीकी ने रिसीवर क्रडल पर रख दिया। तुम्हारी बातचीत से पता चलता है कि तुम्हारा ये दावा गलत है कि इसकी कॉपी डॉक्टर हिल्टन से ले सकते हो, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। तुम मुझे छोड़ दो, मैं वाकई कॉपी ले आऊँगा। रसाल्डन ने कहा, सॉरी रसाल्डन, तुम एक छोटे से मोहरे हो और ऐसे मोहरे बहरहाल शतरंज की चालों में पिटते ही रहते हैं। इमरान ने कहा, इससे पहले कि रसाल्डन इमरान की बात समझकर कोई जवाब देता, सदीकी के हाथ में मशीन पिस्टल नजर आया और दूसरे लम्हे तरतराहट की तेज़ आवाज़ के साथ ही तहखाना रसाल्डन के हलक से निकलने वाली चीज़ से गूंज उठा और इमरान बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। इमरान साहब, अब आप इससे फ़ोन नंबर से लेबॉर्ट्री का मोहल्ले को मालूम करेंगे। सदीकी ने कहा, ये सैटेलाइट फ़ोन नंबर है, इसीलिए फ़ोन एक्सचेंज से तो इस बारे में मालूमात नहीं मिल सकती। अलबत्ता ये मालूम करना पड़ेगा कि इस इलाके पर किस टाइप का मवासलाती सैटेलाइट काम कर रहा है, फिर इसके बारे में कोई पेशरफ्त हो सकती है। इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिया।